हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण कर रहे थे। ठीक है, इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 पूरी तरीके से समाप्त कर लिया था। आज हम लोग एक नई एक्सरसाइज 4.2 की शुरुआत करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उसका कारण ये है कि आज हम लोग गुणनखंडों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने केवल क्या किया था, जो एक्सरसाइज 4.1 था ना, उसमें क्वेश्चन जो दे रखे थे उनको हम केवल क्या द्विघात समीकरण बनाना सीखे थे। और आज हम उन द्विघात समीकरणों को हल करके उनका मान निकालना सीखेंगे। इसकी 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? एक गुणनखंड विधि द्वारा, एक पूर्ण वर्ग बनाकर और एक श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 में केवल हम गुणनखंड विधि का देखेंगे। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो होते हैं द्विघात समीकरण वाले, ये केवल और केवल आपके बोर्ड एग्जाम केवल 10th के हिसाब से नहीं पढ़ना है। ये क्वेश्चन आप लोग को आगे भी मिलेंगे 11th में, 12th में, आगे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ भी आपको मिलने वाले हैं। इससे पीछा नहीं छूटने वाला है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना। और अगर जो बच्चे द्विघात समीकरणों को हल करना जानते हैं, अगर उन्हें कोई दिक्कत भी होगी, थोड़ी सी भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, तो आज इतनी शानदार मैं ट्रिक नहीं बोलूँगा, रूल बोलूँगा, ट्रिक अभी नहीं बताऊँगा आप लोग को, कि मरते दम तक आप नहीं भूलोगे। आपसे गलती तो कभी होगी ही नहीं। बशर्ते क्या करना है आपको, मैं जो जो बोलूँगा मेरे एक एक शब्दों को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, जो जो लिखूँगा प्यार से आप देखेंगे। ठीक है, मजाक नहीं करेंगे, अपने साथ पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.2 की। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ही है। हाँ, 1 है। इसमें 5 पार्ट हैं। कितने पार्ट? 5 पार्ट। तो इस देखो, इस एक्सरसाइज में कुछ बेसिक नहीं है खास, बस इसमें हमें क्या पता होना चाहिए। हम इसमें एक शब्द देखेंगे, लिखा मिलेगा हमें मूल या हल। मूल या हल, मूल या हल, मूल शब्द या हल शब्द मिलेगा। तो ये क्या है, जैसे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 बहुपद में शून्यक शब्द देखा था ना, हमने शून्यक। तो समीकरणों में हम उसी शून्यक को क्या बोलते हैं? मूल कहते हैं। तो दोनों हैं एक ही चीज, आप मूल कहो, शून्यक कहो या समीकरण के हल कहो। तो जब हम बहुपदों को हल करते हैं, जो हमें आंसर प्राप्त होता है उसे हम शून्यक बोल देते हैं, और जब समीकरणों को हल करते हैं तो जो आंसर प्राप्त होता है हम उसे मूल बोल देते हैं। बस इतना ही अंतर है, और कुछ खास अंतर नहीं है। अब देखो, मूल होता क्या है वास्तव में, तो इसकी बात अगर कर ली जाए तो जैसे समीकरण दे रखा है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो इसी का एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा। जैसे दे रखा है 2x² प्लस का 5x प्लस का 7 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब मूल होता क्या है वो देखो। तो मूल जो होता है ना, ऐसी संख्या होती है, ऐसी संख्या जो इस समीकरण में रखने पर, जो इस समीकरण में रखने पर चर, जहां चर हो x व y का ऐसा मान, जहां रखने पर इस समीकरण में क्या हो, ये समीकरण पूरा पूरा क्या हो जाए? 0 हो जाए। इधर राइट साइड में 0 है, या तो 0 के बराबर हो जाए, या RHS और LHS दोनों बराबर हो जाएं। तो क्या क्या कंडीशन? या तो RHS इज इक्वल्स टू LHS, दोनों साइड इक्वल आ जाएं, या सेकेंड कंडीशन हो सकती है कि दोनों 0 हो जाएं। ऐसी संख्या कि जो चर का ऐसा मान, x का ऐसा मान जो आप यहां रखो और हल करो इतने को, तो पूरा 0 हो जाए। ठीक,
और या तो कोई ऐसी संख्या कि जो रखो यहाँ पर तो 0 हो जाए ये, और अगर 0 के जगह पर यहाँ कोई और संख्या आ जाए, मान लो ये 7 इधर रहता तो x का ऐसा मान जो यहाँ रख दो तो वो इधर -7 के बराबर आ जाए, तो क्या हो जाता, LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, मूल बोलेंगे, समीकरण का हल बोलेंगे, समीकरण का मूल बोलेंगे। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मूल हम किसे कहते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना है आपको, जो मैंने एक्सरसाइज 4.1 के ही बेसिक में बता दिया था कि देखो समीकरणों के हल कितने हो सकते हैं, कि इसके कितने मूल हो सकते हैं। तो देखो समीकरण में चर की अधिकतम जितनी घात होगी, समीकरण के अधिकतम उतने ही हल या मूल या शून्यक होंगे। जैसे इस अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है सर, x की अधिकतम घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है, तो इसके केवल और केवल 2 मूल होंगे। तो x के केवल 2 मान ऐसे हैं जो इस समीकरण को पूरा क्या 0 कर सकते हैं, 2 से 3 नहीं हो सकता। अगर x की पावर 3 होती तो x के 3 ऐसे मान होते जो इस समीकरण को पूरा 0 कर देते। बस इतनी ही बेसिक है एक्सरसाइज 4.2 की। अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न की। ठीक है, ये थी हमारी बेसिक। अब प्रश्न नंबर 1 है हमारा x² - 3x - 10, x² - 3x - 10 = 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो इसको करने से पहले एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, क्या हम बार बार शब्द प्रयोग करेंगे गुणांक। गुणांक क्या, गुणांक, तो गुणांक जान लो क्या है। गुणांक इंग्लिश में बोलते हैं इसे कोफिशिएंट। तो गुणांक क्या होता है बाबुआ, इधर देखो, जैसे लिखा हुआ है 2x², लिखा है 17ax² -12y²। अगर पूछा जाए, एक और ले लो, मान लो x² x³ इतना, अगर पूछा जाए कि यहाँ x² का गुणांक कितना है तो आप क्या बताओगे। तो गुणांक क्या होता है बबुआ, जिसका पूछा जाए गुणांक उसको छोड़कर और उसके साथ में जो कुछ भी हो उसी को हम क्या बोल देते हैं, गुणांक बोल देते हैं। तो अगर इसमें कहा जाए x² का गुणांक क्या है तो आप x² को छोड़कर इसके साथ में जो कुछ भी और मिले हमें फालतू, उसी को हम क्या, गुणांक कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, इधर देखो, तो x² का गुणांक 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ अगर बात की जाए कि x² का गुणांक कितना है तो x² को छोड़कर बाकी जो कुछ भी है सब इसका गुणांक हो जाएगा। तो इसका 17a गुणांक हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ बात की जाए y² का गुणांक बताओ, तो आप क्या बताओगे, y² का गुणांक -12। यहाँ x² का गुणांक बताओ, यहाँ x² का गुणांक, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। अब कहोगे सर यहाँ तो कुछ है ही नहीं कि x² है, इसका गुणांक कुछ है ही नहीं, इसके साथ में कुछ और है ही नहीं। तो जिसका कोई नहीं होता ना, अनाथ होता है, उसका भगवान होता है प्यारे। ठीक है, तो जिसका कोई नहीं उसका भगवान, और भगवान एक है, तो इसलिए जिसका कोई नहीं उसका गुणांक 1 होगा। तो x² का गुणांक 1। ठीक है, अब यहाँ x³ का गुणांक, ये आप लोग को बताना है, कमेंट करो जल्दी से, x³ का गुणांक कितना होगा। x³ का भी गुणांक 1 होगा, जिसका कोई नहीं उसका 1, जिसका कोई नहीं उसका गुणांक 1। ठीक, तो अब गुणांक में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हम बार बार नहीं बताएंगे गुणांक क्या है, इसलिए यहाँ अब पूरा क्लियर हो जाना चाहिए 100 में 110% की गुणांक क्या होता है। ठीक है, तो अब पता चल गया। अगर आपको अच्छा लगे, उचित लगे, आपके लिए उपयोगी लगे तो आप इसको नोट कर लो, या कोई बात ही नहीं तो हम इसे रफ कर रहे हैं। अब आते हैं हम अपने प्रश्न पे। ठीक, सबसे पहला काम हमारा था कि गुणांक पहचानना। अब उसके बाद में नेक्स्ट काम हमारा रहेगा क्या, कि फर्स्ट स्टेप में हमें ये करना है
कि एक्स स्क्वायर के गुणांक के का लिख दो, का गुणांक गुणे अचर पद, गुणे अचर पद। अब अचर पद क्या होता है, ये है हमारा अचर पद, इसमें जिसके साथ एक्स वाई ए बी सी डी ये सब ना हो, वो अचर पद होता है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म इंग्लिश में बोलते हैं। तो सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर का गुणांक लेते हैं और अचर पद का, उनका हम आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, कुछ नहीं, जिसका कुछ नहीं हो उसका एक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक, अब गुणे गुणे 10, कितना 10, गुणे 10, तो ये आया कितना 10 एकम 10। ठीक है, ये हमें चेक करना है। और दूसरा काम आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अचर पद के सामने चिन्ह हमारा कौन सा है। अगर माइनस रहेगा, अगर माइनस रहेगा तो हम संख्याओं को, दो संख्याएं लेंगे, उनको हमेशा घटाएंगे और घटाने पर x वाला गुणांक आना चाहिए। अभी क्लियर नहीं होगा, थोड़ी सी भी अगर दिक्कत होगी तो बस बात अभी सुनते रहो, अभी सब एकदम मक्खन हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन करूंगा ना, सारी कन्फ्यूजन दूर। क्या मैंने कहा, सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को गुणा करेंगे। तो गुणा किया हमने, कितना आया 10 आया। अब 10 को आप ऐसी दो संख्याओं में तोड़िए, ऐसी दो संख्याओं में तोड़िए कि जिनको अगर हम गुणा करें आपस में, जिनको अगर हम आपस में गुणा करें तो 10 आना चाहिए, गुणा करने पर 10। ऐसे साइड में लिखना चाहो तो लिख लो, क्या कि गुणा करने पर 10 आना चाहिए। और ये देखो इसके सामने लगा है माइनस, तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस करने पर 3 आना चाहिए, माइनस करने पर 3 आना चाहिए। इतनी डीपली से आपको कहीं नहीं मिलेगा पढ़ने का मौका। ठीक है, तो बहुत ही कमज़ोर, कितने भी कमज़ोर छात्र हों, गणित सीखने का बहुत ही सुनहरा मौका है उन लोग को। ठीक है, एक एक पॉइंट आप लोग को यहाँ क्लियर करवाया जा रहा है। क्या कहा मैंने, गुणा करने पर एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को गुणा करने पर क्या 10 आया। अब देखो कि अचर पद के सामने चिन्ह जो लगा हो माइनस का लगा है, तो इसका मतलब अब जो गुणा करने पर संख्या आई है उसको हम ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि जिन्हें हम घटाने पर क्या प्राप्त कर लें, 3। घटाने पर क्यों, क्योंकि अचर पद के सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो 10 को तोड़िए, सबसे पहले किससे, 2 से गुणनखंड करिए इसका, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, तो वो संख्या 2 आ चुकी है। कौन कौन सी, 2 और 5, 5 2। ठीक है, कौन कौन सी, 5 और 2। 5 माइनस 5, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 5 में 2 घटाएंगे तो 3, तो काम अपना तो बन गया भाई। गुणा करने पर क्या आना चाहिए कंडीशन, 10, और घटाने पर 3, तो घटा रहे हैं 5 में से 2 तो 3 आ रहा है, और गुणा कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। तो अब आगे का क्या है कहानी वो देखो। अब इसको एज इट इज़ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर को, फिर माइनस है तो माइनस को छेड़ना नहीं है आपको। अब हमें छेड़ना किसको है, 3 को, x के गुणांक को हमें केवल टेस्ट करना है। तो x के गुणांक को अब हम 3 को क्या लिखेंगे, अब हम 3 को लिखेंगे 5 माइनस 2 लिखेंगे। ठीक, 5 में 2 घटाओगे तो 3 ही तो आएगा। अब x को हम बाहर लिख लेंगे, माइनस का 10 बराबर में 0। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर, अब माइनस का अंदर गुणा कर लो, तो माइनस का अंदर गुणा करोगे तो माइनस का 5, और 5 का x से गुणा करोगे तो ये x हो जाएगा। अब माइनस का फिर माइनस से गुणा करोगे तो प्लस, और ये 2 का x में करोगे तो 2x, और ये माइनस का 10 बराबर में 0। इतनी बात क्लियर हुई। आगे क्या करते हैं, अब इसमें और इसमें हम कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो कॉमन यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, जो दोनों के पास होता है वही कॉमन लिया जाता है, और जो
सबसे कम होता है। तो x दोनों के पास है, इसके पास 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, तो 5 कॉमन नहीं हो सकता, x कॉमन हो सकता है, तो x को मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ x² था, एक x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा x बचेगा। क्यों बचेगा वो भी देख लो कि x इंटू एक्स यही तो होता है x², तो एक x हमने कॉमन ले लिया तो एक x बचेगा, तो एक x बचा रह गया अंदर। अब माइनस है तो माइनस, अब x यहाँ से चला गया बाहर, कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा केवल और केवल 5। अब प्लस है तो प्लस लगा लो। अब देखो यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है सर, यहाँ पर कॉमन 2 दिख रहा है हमें, x नहीं, क्योंकि इसके पास x नहीं है, 2 क्यों। अब ये देखो आप कहोगे कि सर यहाँ तो 10 है, 2 तो है नहीं, तो देखो बच्चे 10 को हम ये नहीं लिख सकते, 5 इंटू 2 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 5 बचा, तो यहाँ से तो x बचा और माइनस का 5 बचा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब देखो इतना काम करने के बाद में आपको देखना है कि हमारे दोनों जो ब्रैकेट हैं उनके अंदर में जो संख्याएं कुछ भी जो आ रही हैं वो क्या एक जैसी आपको नज़र आ रही हैं या नहीं। अगर एक जैसी हैं तब तो हमारा प्रश्न जो कर रहे हैं सही है, अन्यथा आपकी कहीं गलती हो चुकी है। ठीक है, तो देखो x-5 फर्स्ट ब्रैकेट में, x-5 सेकंड ब्रैकेट में, इसका मतलब सही चल रहे हैं हम लोग। अब फिर से कॉमन लेंगे, क्या x-5 यहाँ से, x-5 यहाँ से कॉमन लीजिए, तो x-5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कॉमन लिया तो बचा क्या, x बचा, और यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, प्लस का 2 बचा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या करेंगे, x-5 एक बार पहले ब्रैकेट के बराबर में 0 लेंगे, ठीक है, एक बार सेकेंड ब्रैकेट के बराबर में 0 लेंगे, तो x-5 बराबर 0, तो x बराबर 5 आ गया, और x प्लस 2 बराबर 0, तो 2 को आप इधर भेजोगे तो x बराबर माइनस का 2 आ गया। इसका हमें ज्ञात क्या करना था, मूल। अतः समीकरण के 2 मूल 5 और -2 हैं। ठीक, ये हमारा मूल आ चुका है। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कर लिया है। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो भी समस्या आपकी दूर हो जाने वाली है। ठीक है, कुछ लोग को आ गया होगा, क्योंकि आएगा क्यों नहीं भाई, इतना डीपली घुस के हम लोग पढ़े हैं, आएगा क्यों नहीं। फिर भी अगर कुछ बच्चों को नहीं आया होगा तो इस क्वेश्चन में पक्का 100 में 100% कोई भी दिक्कत होगी, सारी समस्या भाग जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। तो देखो अब सेकेंड पार्ट कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है, इसमें इक्वेशन दे रखी है 2x² प्लस x माइनस 6, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 प्लस x माइनस 6। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम हमने क्या बताया था, x² के गुणांक और अचर पद को आपस में गुणा करेंगे। बस 2-3 बात याद रखना, अभी मैं बोलता रहूँगा आपको याद हो जाएगा। क्या, x² के गुणांक और अचर पद को हम आपस में गुणा करेंगे, तो करिए गुणा। x² का गुणांक है 2 और अचर पद है हमारा 6, तो 2 छंग 12। अब 12 को हम ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि जिन्हें हम गुणा करें, क्या करें, गुणा। ऐसे अगर आपको ये लगे कि हमारी गलती होने की संभावना है तो आप क्या करिए, ऐसे गुणा लगाकर आप लिख लीजिए कि गुणा करने पर 6 दूनी 12 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने, अब इसमें क्या है, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो आपको बताएगा क्या, अचर पद के सामने वाला चिन्ह, तो ये माइनस है तो इसका मतलब घटाने पर, तो घटाने पर आना चाहिए क्या, x का गुणांक। अब x का गुणांक क्या है, 1, क्यों, कुछ नहीं तो जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1 रहता है, तो घटाने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, अगर गलती होने की संभावना हो तो आप ये कर लेना, 2-4 प्रश्नों में करोगे, फिर
एकदम मास्टर हो जाओगे आप इसमें। अब देखो 12 को तोड़िए तो गुणनखंड करिए इसका, 2 से पहले 2 छंग 12 और 2 तियां 6 और 3 कम 3। अब देखो ऐसी दो संख्याओं को आपस में तोड़ो मरोड़ो कि जिनको गुणा करें तो 12 आ जाए और घटाएं तो 1 आ जाए। तो देखो सर 2 दूनी 4 4 और गुणे 3 तो 4 तियां 12, 4 गुणे 3 बराबर 12। गुणा करने पर तो हमारा काम बन रहा है। अब हम चेक करते हैं क्या घटाने पर भी हमारा काम बन रहा है। तो देखो 4 - 3 बराबर 1, ये तो अपना काम बन गया यार। अब देखो अब हम क्या करते हैं, वो देखो 2x², किसी को नहीं छेड़ना है, हमें छेड़ना है x वाले पद को, प्लस प्लस। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसी कौन सी दो संख्या मिली हमें, 4 और 3, 4 माइनस का 3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अचर पद के सामने चिन्ह माइनस का है, इसलिए दोनों संख्याओं को हम घटाएंगे। तो 4 - 3, अब x लिख लेंगे बाहर और माइनस का 6 = 0। ठीक, अब क्या करेंगे, 2x² ब्रैकेट को खोल लेंगे, प्लस है तो प्लस, इसमें तो माइनस है नहीं कि अंदर गुणा करते, यहाँ तो माइनस था तो माइनस का भी अंदर गुणा किए थे और इन संख्याओं को x के साथ भी गुणा किए थे, डबल गुणा करना था। यहाँ पर केवल x के साथ इसका गुणा कर लो, तो 4 का x के साथ किए 4x और -3 का x से किए -3x, माइनस के 6 बराबर में 0। अब आगे क्या करना रहता है हमें, इसके बाद में कॉमन लेना रहता है। तो कॉमन लीजिए, कॉमन क्या है, यहाँ ये 4 है 2 है, तो यहाँ से कॉमन 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 को हम 2 × 2 नहीं लिख सकते जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो। और x को भी हम कॉमन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ x है और यहाँ x² है, x² है मतलब x × x है। ठीक है, तो x को भी कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया। अब बचा क्या यहाँ पे बचा x। ठीक, अब देखो प्लस है तो प्लस, अब 2 कॉमन चला गया तो 2 बचा, x कॉमन चला गया तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो अब माइनस है तो माइनस लगा लो। अब यहाँ पर कॉमन आपको क्या दिख रहा है, सर यहाँ पे x तो कॉमन हो नहीं सकता किसी भी कीमत में नहीं, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है। तो कॉमन क्या होगा तो क्या होगा, 3 होगा। सर कैसे देखो कैसे, 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2, तो 3 यहाँ है और 3 ये यहाँ भी आ रहा है, तो दोनों जगह 3 है, तो आप कॉमन ले लो। 3 फ्री में मिल रहा है, ले लो भाई ले लो। x बचेगा यहाँ, अब माइनस है यहाँ पर गलती हो सकती है आपसे, तो देखो ध्यान से सुनो, यहाँ माइनस है, हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ माइनस ना लगा करके हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ 6 था, 3 कॉमन लिया, बचेगा 2 = 0। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं। अगर दोनों ब्रैकेट एक जैसे होंगे तो हमारे प्रश्न सही हैं, हम लोगों ने जो भी मेहनत की है हमारी मेहनत सही दिशा में थी, अन्यथा गलत हो जाएगा। जैसे अगर x + 2 है, यहाँ पर अगर माइनस हो जाएगा x - 2, तो इसका मतलब हमारा प्रश्न गलत हो चुका है। ठीक, तो अब क्या करिए, अब फिर से कॉमन लेना है। क्या? अब ब्रैकेट वाला ही कॉमन आ जाएगा। x + 2 यहाँ भी है, तो इसी को ले लो आप कॉमन, ले लो भाई x + 2। अब यहाँ से कॉमन ले लिया तो बचा क्या, यहाँ 2x बचेगा, माइनस है तो माइनस लगा लो, यहाँ से भी x + 2 कॉमन आ गया तो बचेगा क्या, यहाँ पर 3 बचेगा, तो 3 बच गया = 0। अब आगे क्या करना रहता है हमें, वो देखो इसके लास्ट स्टेप, सबसे लास्ट आखिरी काम है कि दोनों के ब्रैकेट के इक्वल्स में हमें 0 लेना है। क्या लेना है, 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट है x + 2 = 0 ले लो। क्या ले लो, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर जाएगा, हो जाएगा -2। फिर यहाँ भी यही करो कि 2x - 3 इसके बराबर में भी 0 ले लो। अब 2x को इधर रोको और 3 को इधर भेजो, तो ये हो जाएगा +3, और x को इधर रोको और 2 को इधर भेजोगे तो ये बटे में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर अभी ये गुणे के रूप में था, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो ये हमारा
सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। इसके दो मूल आए, कौन कौन से, -2 और 3/2। तो आप लिख दो अतः समीकरण के दो मूल कौन कौन से, 3/2 और -2 हैं। दो मूल 3/2 और -2 हैं। इन दोनों मानों को उठा करके आप अगर समीकरण में रखोगे यहाँ तो 0 आ जाएगा। ठीक है, आप रफली कर लेना, कहीं भी जहाँ x है वहाँ एक बार 3/2 रखना, और जहाँ जहाँ x है वहाँ फिर से क्या रखना, चाहे -2 रखना। दोनों मान रखने पर 0 हो जाएगा। आप करना चाहो तो कर लो। तो इसको भी अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ये सब हम रफ कर दे रहे हैं, फर्जी चीज़। ठीक है, तो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। तो देखो इसमें अंडर रूट वाला है सिस्टम। तो कुछ बच्चे तो अंडर रूट को ऐसा भूत समझते हैं, अंडर रूट वाले क्वेश्चनों को देखकर ऐसे भगते हैं जैसे किसी ने उनके पीछे 10 पागल कुत्तों को छोड़ दिया हो। पता नहीं क्या अंडर रूट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी आप कोशिश नहीं करते हो जानने की। तो देखो आज के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। अगर आए अंडर रूट आपको सामने, तुरंत खड़े हो जाओ, आ जाओ देख लेंगे। ठीक है, तो आ जाओ। अंडर रूट का कॉन्सेप्ट देखो बच्चा क्या होता है। अंडर रूट का मतलब होता है, जैसे कोई संख्या लिखी है कि 2√2, इसका मतलब ये है ना कि अंडर रूट का मतलब कि 2 की पावर 1/2। ठीक है, अब अभी इसका काम नहीं लगेगा यहाँ पे, बट जानना बहुत ज़रूरी है। कोई पूछ ले आपको तो पता होना चाहिए कि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, और इसकी अगर वैल्यू की बात की जाए तो 0.5 होती है। ठीक है, ये छोटी छोटी बात आपको पता होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर क्या जानना है, इस प्रश्न में अंडर रूट का कॉन्सेप्ट क्या हमें पता होना चाहिए, उसकी बात करते हैं। तो देखो अगर हम दो संख्या जैसे √2 × √2, अगर एक ही जैसी दो संख्या अंडर रूट में हैं, उनका हम अगर गुणा करते हैं तो वो संख्या क्या, अंडर रूट हट जाती है उन संख्या से। अगर ऐसे बात की जाए √5 × √5 तो = 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर √7 × √7 है तो ये हो जाएगा 7। ठीक, ऐसे अब आप लोग बताएंगे कमेंट करके √11 × √11 क्या होगा, ये कमेंट करके बताना है। √13 × √13, ये आपको कमेंट करके इन दोनों का आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, अब देखो अब इसी का काम है यहाँ पर, बस यही कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और इसी का उल्टा, जैसे आप कान अगर ऐसे पकड़ना जानते हो तो ऐसे भी पकड़ना तो जानते हो, क्यों प्यारे। देखो अगर बात की जाए कि 13 लिखा है, हम अगर इसे कहीं अगर ऐसा काम हमें आ जाए कि हम इसे अंडर रूट में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। ओए हेलो, इधर देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √13 × में √13। ठीक है, अगर कहीं आवश्यकता आ जाए कि हमें 13 को अंडर रूट में ही लिखना है तो कैसे लिखेंगे, √13 × √13। अगर ऐसे लिखा है 2, अगर हम 2 को लिखना चाहें अंडर रूट में तो कैसे लिखेंगे, हम इसको √2 × √2 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इसी का तो उल्टा कर रहे हैं। अंडर रूट वाली जब दो संख्याओं का एक जैसी दो संख्याओं का गुणा किया जाता है तो अंडर रूट हट जाता है, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो किए उसका उल्टा तो है ये। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपके काम का है तो ले लो, वरना कोई बात नहीं, हम रफ कर रहे हैं इसे, रफ करें। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए कि नहीं किए, अगर नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग और आप एक छोटा सा सब्सक्राइब का काम नहीं कर रहे हो मेरे लिए। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। चलो अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न की। तो हम लोगों ने 2 प्रश्न कर लिया था, अब तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही चल गया है कि गुणनखंड हम कैसे करते हैं, गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरणों को हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या बताया मैंने कि x² का जो गुणांक हो
और अचर पद उनका हम पहले क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो करो गुणा, √2 इंटू अचर पद क्या है 5 अंडर रूट में 2, क्या लिख रहा हो 5√2, ये क्या हो जाएगा। अब देखो √2 और √2, जब √2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 5 भी तो है भी, तो 5 का भी गुणा होगा। अब 5 2 जा 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आगे का काम क्या रहता है कि x² के गुणांक और अचर पद के जब आपस में अचर पद को गुणा करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को हम ऐसी दो संख्याओं में तोड़ते हैं कि अगर हम उसे क्या करें, जोड़ें या घटाएं तो x का गुणांक मिल जाए, और अगर गुणा करें तो वही संख्या आ जाए। तो अब 10 को तोड़ो ऐसी दो संख्याओं में, तो 5 दूनी 10, ओ क्या लिख रहे हो 5 दूनी 10, पहले 2 से करो, 2 से पहले छोटी संख्या से शुरू करना चाहिए। 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, तो ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी, 2 और 5 हैं। कौन कौन सी, 2 और 5। तो अब देखो क्या करने वाले हम लोग, 2 और 5 को अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 2 और 5 को अगर 2 + 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो देखो क्या फॉलो हो रहा है ये रूल यहाँ पे जी। इसका और इसका गुणा किए तो 10 आया, तो गुणा करने पर तो 5 दूनी 10 आ रहा है। अब जोड़ने पर 7 आना चाहिए। जोड़ने पर क्यों, क्योंकि उसके लिए हम क्या देखते हैं, अचर पद के सामने का चिन्ह देखते हैं, प्लस लगा है तो इसलिए जोड़ने पर आना चाहिए x का गुणांक। अगर यहाँ माइनस होता तो इन दो संख्याओं को हम घटाने की कोशिश करते कि घटाने पर 7 आए। ठीक है, तो जोड़ने और घटाने वाला कॉन्सेप्ट क्या रहता है, अचर पद के सामने का चिन्ह। ठीक, अब देखो आगे, तो 5 और 2 7 तो आ रहा है ना x का गुणांक, तो इसका मतलब वो संख्या कौन कौन सी है, 2 और 5 है। बड़ी गर्मी है भाई। अब देखो ये तो जैसे है वैसा को ऐसा लिख लो आप, हमें मतलब किससे है, हम केवल इस 7 को तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, मरोड़ेंगे। तो 7 को हम क्या लिखेंगे अब, 2 × 5, 2 + 5, ऐसी कौन सी संख्या, 2 और 5 हैं जिनका गुणा करने पर 10 आएगा और जोड़ने पर 7 आएगा। अब x को हम बाहर लिख लिए, हम तोड़े किसको हैं, केवल 7 को तोड़े हैं, और प्लस ये लिख लो अचर पद 5√2 = 0। अब आगे का काम क्या रहता है, ब्रैकेट को तोड़ना रहता है, गुणा करना रहता है। √2x² प्लस 2 का x में किए तो 2x, प्लस है तो प्लस 5 का x में किए तो 5x, प्लस 5√2 = 0। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद में हमें कॉमन लेना रहता है। कॉमन लेने का मतलब होता है बेटा भाग देना, किसी भी संख्या का भाग देना उसमें। तो यहाँ पर देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर तो हम कॉमन x ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, जो दोनों में है, जो दोनों में हो और सबसे कम हो उसी को हम कॉमन लेते हैं। ये फंडा याद रखना आप कॉमन के लिए। ठीक है, अब x अभी और कुछ कॉमन है, √2 भी कॉमन है। अब वो कैसे प्यारे, देखो मैंने अभी कुछ ही समय पहले बताया है कि अगर हम 2 को लिखना चाहें, कहीं आ जाए आवश्यकता कि हम इसे अंडर रूट में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ठीक है, ठीक है, तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ रफली कि √2 इंटू √2। तो एक √2 कॉमन आ गया यहाँ से। अब एक √2, तो एक √2 तो बचेगा ही बचेगा, कि नहीं बचेगा, ज़रूर बचेगा। और अच्छा चलो इसको अभी कहाँ अभी लिख दिए भाई, x बचेगा पहले यहाँ और प्लस में, अब x यहाँ से कॉमन चला गया तो उसका काम ख़त्म। √2 कॉमन चला गया लेकिन एक √2 अभी बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्या किया मैंने, फिर से सुनो, x कॉमन लिया दोनों जगह था, √2 कॉमन लिया दोनों जगह था,
दोनों यहाँ नहीं था, यहाँ 2 था, लेकिन 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तब √2 कॉमन चला गया, एक √2 बचा है, उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से सर हम कॉमन ले सकते हैं 5 को। x तो कॉमन हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं, केवल यही है। लेकिन 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से जब 5 चला गया तो यहाँ क्या बचा, केवल और केवल x बचा। अब यहाँ की बात करो तो प्लस है तो प्लस लगा दो, यहाँ से 5 कॉमन चला गया, यहाँ बचा √2। उसके बाद में एक नज़र आपकी डालनी है, कहाँ नज़र देखो, इधर डालो कि दोनों ब्रैकेट एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं। अगर एक जैसे दिख रहे हैं तब तो सही चल रहे हैं हम लोग, अगर नहीं है तब तो सारी मेहनत बर्बाद। तो देखो x + √2 x + √2, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। अब हम इन ब्रैकेट को कॉमन लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक जैसे यही है, x + √2 यहाँ भी है, तो जो दोनों में होता है उसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस का √2 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से जब इतना कॉमन ले लिए तो बचा क्या, यहाँ बचेगा सर √2x बचेगा, तो आप इसको लिख लो √2x। अब यहाँ क्या बचेगा, प्लस लगाए तो प्लस लगा लो। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से x + √2 तो ये कॉमन आ गया, अब बचेगा यहाँ केवल 5 बचेगा, तो आप इसको प्लस का 5 लिख लो = 0। बस कहानी खत्म। इसके बाद में आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जब 2 ब्रैकेट आ जाएंगे इस तरह, उसके बाद में हमें इन ब्रैकेट के इक्वल में 0 कर देना है। तो करिए, एक बार हम x + √2 = 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x = -√2। फिर हम क्या करेंगे, एक बार इस ब्रैकेट के इक्वल में 0 करेंगे, तो √2x + 5 = 0। तो √2x = -5, तो x बराबर -5 / √2। ये 2 मूल आ चुके हैं। अतः समीकरण के 2 मूल कौन कौन से, -√2 और -5/√2 हैं। ये फाइनल आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ले लिया? तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ, ठीक है। तब तक आप इन प्रश्नों को प्रैक्टिस करना, एक एक प्रश्नों को 1-1 2-2 बार लगाना, और अगर आगे की प्रश्न आपसे हो रहे हैं तो उनको भी करने की कोशिश करिएगा। वैसे मैं तो हूँ ही, सारे प्रश्नों को करवाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपसे हो रहे हैं तो आप कोशिश ज़रूर करना चाहिए, ठीक है, कोशिश ज़रूर करना चाहिए। तो हम लोग अब मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।